बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पब्लिक न्यूज़। और दो टोक शो में सईद काजी साहब की बागो बहार शख्सियत और गुलाम हुसैन की सादगी हाजिर है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जी काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जॉय साहब, आगाज़ करते हैं नाज़रीन। आगाज़ असम्बली से करेंगे। असम्बली के हवाले से बहुत सी बातें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं लॉ मेकिंग नहीं हो रही, लॉ मेकिंग, हर किस्म का कानून वैसे बना हुआ है और ये एक क्लीशे बन चुका है। मगर आज हमें बुनियादी तौर पर अपने हुक्मरान तबके का किरदार साफ नज़र आता है जब हमें पता चलता है कि अपनी ज़ाती निजी लड़ाई, अपना माल, अपनी दौलत, अपने असासे, उनको बचाने के लिए आज पाकिस्तान का सबसे मुअज़्ज़ज़ ईवान जो है इस्तेमाल हो रहा है। और प्रोडक्शन ऑर्डर इसलिए किए जाते हैं कि ये जो इतनी प्यारी प्यारी जेलें मिली हैं इनको, ये कोई नेल्सन मंडेले वाली जेलें नहीं है, ये हीटरों वाली जेलें हैं, बड़ी आराम वाली जेलें हैं। वहां से निकलने के लिए या इन लोगों को निकालने के लिए आज हमारा मुअज़्ज़ज़ ऐवान का सारा टाइम, सारी बहस, सारी गुफ्तगू इसमें होती है कि जनाब उनको प्रोडक्शन ऑर्डर उनका कर दें ताकि वो घर उनका सब जेल बना दें और वहां मजे से बैठें। और ये हो गया है हमारी असम्बली का हाल। ये जिसके बारे में कहा जाता है कि कानून लॉ मेकिंग की जाए, तो एक होक्स ऑफ लॉ मेकिंग हो रही। हर कानून मौजूद है, हर कानून यहां मौजूद है, किसी नए कानून की जरूरत नहीं है अगर उस पर इंप्लीमेंटेशन की जाए। मगर ये अबव द लॉ रहना चाहते हैं और इन्होंने असम्बली जैसे मुकद्दस हैवान को अपने खेल और अपनी लड़ाई का एक अखाड़ा बना दिया है। इस पर बात करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से भी नैब हरकत में आ गई है। एक यहां पर एक बहुत बड़ा काम होता रहा है, मुझे नहीं पता राना साहब ने किया या नहीं किया, ये तो तफ्तीश बताएगी। अलबत्ता तफ्तीश क्या हो रही है वो मैं बात करूंगा। मगर यहां ये करते क्या है, ये जमहूरियत के वसी तर मफाद के लिए किसी नई सड़क के इर्द गिर्द वसी तर रकबे खरीद लेते हैं, जमीनें खरीद लेते हैं, क्योंकि और तो कोई तरीका यहाँ अरबपति बनने का है नहीं। ये लाहौर के एयरपोर्ट में भी यही हुआ था कि सड़क इधर से गुजारी जाए, रिंग रोड इधर से गुजारी जाए और फिर जो है 7 जमीनें खरीदें, 2-2 टके की कौड़ियों की खरीदें और करोड़ों रुपए की बेचें। ये इनकी औकात और ये इनका कारोबार और ये जमहूरियत है। इस पर बात करेंगे। इससे हवाले से इल्ज़ाम राना सनाउल्लाह साहब पर लगाया गया है, गलत या सही हम ये नहीं कहते, मगर उन्होंने एक अंडरपास या कोई सड़क बनवाई है जिसमें उन्होंने अपने बड़े जो प्यारों को बकौल यानी जो तादीबी या एहतसाबी इदारा है उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए सड़क के रुख मुंतकिल किए नहीं किए ये लोग बताएंगे। मगर इस हवाले से तफ्तीश का आगाज़ राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से होने वाला है। इकनॉमिक मॉडल जो खान साहब ने दिया है इस पर मैं आज ज़रूर बात करूँगा। ये मैशत में जो फ्रॉड हमारे साथ होता है और जब ये बड़े बड़े मैशतदान गुफ्तगू करते हैं तो इतनी मोटी इस्तिलाहें इस्तेमाल करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि जो असल काम है, जो हमारी खाल खींचनी है, जो हमारी जेब काटनी है, वो हमें पता ना चले। GDP है, ये GNP है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये सारी वारदात, ये सारी इस्तिलाहें। इससे हट के बात करेंगे कि खान साहब आप इन सरमायादारों के जरिए हमारी गुर्बत दूर करना चाहते हैं, इस तबके पर आप लीन कर रहे हैं। और आज मैं ये भी आपको बताऊंगा नाजरीन कि ये किस तरीके से सारा सिस्टम जो है डिस्क्रेडिट हो चुका है। यूरोप के टुकड़े हो रहे हैं इस वक्त और वहां पे अवाम सड़कों पे हैं और वहां पे जो है एक ऊधम मचा हुआ है। अब इस मॉडल को हम यहां चला के हम जो है उमराक इनको कौन सी आज़ादी, ये बाद में हम बात करेंगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कितनी ईज दें कि अगर 5 करोड़ का बैंक है तो 3 रुपए में बिका हुआ है, और कौन सी हमको इनको ईज दें कितना, इस पे बात करेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन कराची का मरसिया कितनी अरसा हम पढ़े, आज 6 दिन के बाद आएगी। हमने तो पहले बता रखा था बिजली गैस बंद हो जाएगी, ये गैस नहीं होगी। हमने इससे पहले ये वजीर हमारे जो गुलाम सरवर साहब वो बता रहे थे कि जी हमें पहले इतला दे दिया करें, हमने तो पहले इतला दे दी थी आज आपकी सब्जियां महंगी हो जाएंगी, हमने पहले इतला दे दी थी मुर्गियां महंगी हो जाएंगी। ये क्या बात है, ये क्या वारदात है। और सबसे दिलचस्प स्टोरी आज जो प्राइवेट स्कूलों के बारे में मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने जो बातें जिनके हवाले से सामने आ रही हैं, ये तारीख उन्हें हमेशा इस हवाले से जरूर याद रखेगी। एक स्कूल के डायरेक्टर की तनख्वाह 85 लाख रुपया है और उन्होंने कहा खुदा का खौफ करो, ये कौन सा काम है और ये कौन सी वारदात है कि 85 लाख रुपए डायरेक्टर्स ले रहे हैं, तो ये बच्चे हमारे कहां पढ़ेंगे। ये तालीम का हाल है। और ये मिलियन यानी 5 डायरेक्टर्स की तनख्वाह 12 मिलियन चौधरी साहब 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। इस पे हम बात करेंगे। मगर तकलीफ हमें इस बात की होती है, इस पे लड़ाई किसने करनी थी, सियासी पार्टियों ने करनी थी। उन्होंने अपने स्कूल खोल लिए हैं, उन्होंने अपनी जो है वो दुकानें खोली हुई हैं, वो अपना ज़ाती कारोबार और निजी कारोबार कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर नाज़रीन हम आज बात करेंगे और चौधरी साहब के पास भी मखसूस की स्टोरीज होंगी। मगर चौधरी साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। अब पहले आप मुझे बताएं, मुझे पता है कोई एक्सक्लूसिव स्टोरी भी आपके पास है, हम आ जाएँ असम्बली की जो रोल क्या है, इन्होंने इसको क्या फुटबॉल
5,000 कितना इनका 5,000 की डेली बनती है, यहाँ ये भी पता चला। और ये यहाँ आके उसके प्रोटेक्शन ऑर्डर कर दें, उसका ये कर दें, उसका वो कर दें। इन्होंने इस असम्बली को, एक मुअज़्ज़ज़ ऐवान को, ये अपने हलाल के अरबों के बचाव का जरिया बना लिया। ये क्या है चौधरी साहब? भाई करोड़ों रुपया लग रहा है कौमी असम्बली और सेनेट के इजलासों और ये पर। गुफ्तगू क्या और करें? और देले का काम नहीं हो रहा, नहीं, काम हो रहा है। और लूट मार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डाकू चोरों की हमायत के लिए बाहर निकल जाते हैं, कभी अंदर आ जाते हैं। यही होगा आपके साथ। नहीं चौधरी साहब, ये क्या हो रहा है? जब असम्बली शुरू होती है कुछ दिन जब आप घुटने टेक देंगे माफिया के सामने, नहीं, तो इसका मतलब ये है, ये नैब के कानून में तब्दीली की जो बात हो रही है, इसमें भी मुकमुका होने वाला है। चलें, बड़ी खबर है, बहुत बड़ा वाकया है, एक्सक्लूसिव स्टोरी है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। वो वाकया मैं अभी बयान करने लगा हूँ, आप जो है बेहोश हो जाएंगे सुन के। काजी साहब इजाज़त है? मैं ये खबर आपसे मैं सुन लेता हूँ, आप जहन में रखिएगा और आवाम हमारे दोस्त जो हैं वो इंतज़ार में रखेंगे। मगर आज जो खान साहब ने कुछ कहा, मैं ये सुना लूँ, इस बात को ख़त्म करके दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। जी सुनाएं, क्या बात की है खान साहब ने? भी मेरे वजीर हो, अब सब अपने ज़हन में डालें, जब आप ऑफिस जाएं पहले तो सबको ऑफिस जाना चाहिए, हर रोज ऑफिस जाना चाहिए, शाम तक बैठना चाहिए वहां। मुझे पता चल जाएगा कौन ऑफिस नहीं जाता, फिर कोई ना कहना कि जी मेरी वजारत ले ली है। पहले तो बड़ा मसला था, सारा वक्त डर लगा रहता था कि अगर किसी को वजारत उठाया वो फॉरवर्ड ब्लॉक ना बुला रहे और गवर्नमेंट ना गिर जाए। अब तो हमें वो भी मसला नहीं है। अच्छा, अब इसके साथ ही नाज़रीन आपको सुनाते हैं कि फवाद चौधरी साहब का इस हवाले से क्या कहना है, सुनाएं जी। अब क्या ऐसी हुई है कि उनको जो है अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया है? क्योंकि पार्लियामेंट नहीं चल रही और कौमी असम्बली नहीं चल रही। असम्बली का काम है कानून साजी करना, कानून साजी हो नहीं रही है। शहबाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी ब्लैकमेलर्स हैं, उन्होंने ब्लैकमेल किया है दोबारा। जी, अब चौधरी साहब ये तो मान गए हैं कि हमें उन्होंने ब्लैकमेल कर लिया, तो कल क्या नैब के कानून में तब्दीली पे भी ब्लैकमेल कर लेंगे? बस, और फिर टाइम फिश और जो 4-5 रब्बा साडी इक्को दुआ, चोरा डाकुओं को सानू बचा। कैसे बचाएं चौधरी साहब? ये देखें ना, और साडे हुक्मरान जेड़े नेक नीयत ने और ईमानदार हैं और उनके मुखालिफ भी मानते हैं कि इमरान खान चोर डाकू ना है, ना किसी को वो बर्दाश्त करता है। उनको तौफीक दें कि इन लोगों से कंप्रोमाइज़ ना करें। कानून साजी साहब होती है। ये एक तबकाती मफाद है इनका। फिर आप मुझे कहेंगे कि आप प्रोलेटेरिएट की बात करते हैं, इनका एक ही आज भी मुझे कह रहे थे, नज़र गोंदल साहब बैठे हुए थे और आपका जिक्र और आपके प्रोग्राम का जिक्र कर रहे थे कि आप मुझे हमेशा प्रोलेटेरिएट का जो है कहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इनका बुनियादी तौर पर एक जगह पे तबकाती मफाद एक हो जाता है और वहाँ पे किया क्या है वो हमजा शबाज, मियाँ हमजा शबाज, जो 2-3 दिन पहले रात के अंधेरे में छुपते छुपाते मुल्क से भागने में नाकाम हो गए हैं और उन्हें जहाज में बैठने से रोक कर घर वापस भेज दिया गया है। उनका एक वाकया अभी सामने लाएंगे, पहले उनकी आप शॉर्ट्स लाए। अभी मैं उसको अपने आप को तैयार कर रहा हूँ, चले किस तरह बयान कर। हाँ जी सुनाएं जी। पाकिस्तानी कौम को ये चाहता हूँ, ना कभी पहले कोई ऐसा इकदाम किया है। ECL में नाम ना होने के बावजूद ऐसा सलूक किया गया जो एक दहशतगर्द के साथ होता है। हमें परवाह नहीं है। इस तरह के ओछे हथकंडे आजमा कर अपने आप को बेनकाब कर रहे हैं। लेकिन नाजी साहब, बात करने से पहले, कोई ऐसा हथकंडा आजमाने से पहले अपनी कबीना में भी दाएं बाएं देखा करें। शहबाज शरीफ को कहा जाता था कि आशियाना में अरबों रुपए का गबन किया है। आखिरी जो पेशी थी, नैब के पास बताने के लिए कुछ नहीं था, ना 1 इंच जमीन गई, ना 1 पाई कौमी खजाने से गई। तो ये राम कहानी छोड़ दें, लोगों के काम करें। कराची की आवाम गैस को तरस गए हैं, CNG स्टेशन बंद हैं, बसें बंद पड़ी हैं, वो आपकी जान को रो रहे हैं। आज महंगाई से एक गरीब आदमी की कमर टूट चुकी है। खुदारा रहम करें, कौम की खिदमत करें, वरना कौम से माफी मांग के घर चले जाए। डिप्टी मेयर जी, ये है, लुक हु इज टॉकिंग। गरीब आदमी की कमर टूट गई है। 30 साल से तो गरीब आदमी की कमर पे आप और आपका तबका बैठा हुआ है और नाच रहे हैं, उनके नाच रहे हैं, उसकी कमर पर डांस हो रहा है। ये जो मौत का क्या ये बातें करते हैं? अच्छा, इनकी हालत ये हो गई है, ज़हनी तौर पर इस कदर गिर गए हैं और इस हद तक मरीजाना सोच आ गई है कि अल्लाह ताला की पनाह। आज शाम तकरीबन 6 बजे जनाब मियाँ हमजा शहबाज अपने दफ्तर मॉडल टाउन तशरीफ ले बैठे थे। उन्होंने लाहौर के एक अहम सियासतदान और सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले एक डिप्टी मेयर, जो रावी टाउन के डिप्टी मेयर हैं,
नून लीग के, और इनके साथ वो काम कर रहे हैं साल से। अच्छा। एमपीए भी रह गए हैं, उनके वालिद भी एमपीए थे, अच्छा, चौधरी अब्दुल कादर। तो क्या हुआ इनके दरमियान? इन्होंने उनको अंदर बुलाया है, हमजा शहबाज साहब ने डिप्टी मेयर को। मामूली बंदे नहीं है, कितने उसके काउंसलर है और कितने उसके साथ है। अच्छा, उन्होंने कहा भाई ये आपने क्या किया है? अच्छा, क्या किया जी मैंने? आपने वो टिकट जो है मेरे पूछे बगैर बांट दी है। काउंसलर का टिकट? किसी काउंसलर की कोई सीट खाली हुई है, तो वो उसने कहा कि आपने उसको टिकट फलां को दे दिया। ठीक है, ठीक। उन्होंने कहा जी मैं रात दिन फ़ोन कर के और आपसे मुलाकात करके मंजूरी के लिए पागल हुआ फिर रहा था, वक्त गुजर रहा था, आधा घंटा रह गया था, बजाय इसके कि वह हमारा उम्मीदवार ही ना होता, तो मैंने जो बंदा मुनासिब था पार्टी का जिसकी जड़ें थी वहाँ, उसको काउंसलर का उम्मीदवार अच्छा नामजद कर दिया। अच्छा, उनका वो तो बिल्कुल कमज़ोर कैंडिडेट है, वो तो हार जाता। आपको किस जुर्रत कैसे हुई है इस तरह के कैंडिडेट को मेरे पूछे बगैर आपने अच्छा। नॉमिनेट कर दिया? अच्छा, उनके जी मैं क्या करता, आपका सीट ही खाली रहती, वहाँ कोई कैंडिडेट ही ना होता, मुखालिफ जीत जाते। इसका मेरे पास क्या इलाज था कि मैं यही सोचा कि भाई एक बस। उन्होंने कहा ये तो हार जाएगा। तो उन्होंने कहा जिसको आपने टिकट दी है 168 में, अब वो भी हार गया है। वो भी हार गया है। ठीक है। तो फिर ये क्या है? तो इस पर वो गुस्से में लाल पीले हो गए हमजा साहब, और उन्होंने पानी की बोतल उठा के चौधरी वसीम कादर के ऊपर मार दी। अच्छा, इस हद तक मारी और औल फौल बके। अच्छा, उनको गप बोतल मार दी, उनको लगी जाके, यानी उनको नहीं लगी। हाँ। और फिर तारीख बदली। अब इनकी औकात ये रह गई है माफ करना। उसने जो डिप्टी मेयर लाहौर आफरीन है उस शख्स पर, उसने कहा इज्जत से आगे कुछ भी नहीं है। अगर ये मेरे पास बोतल पानी की मारता है जी, जबकि मैंने कोई कसूर भी नहीं किया, तो उसने उठा के बोतल वापस उसके ऊपर मार दी, जवाबी बोतल मार दी जी। चले ये तो जनाब उसके बाद वो बरकर चढ़कर आ गए, बोतलों पर भी क्या वक्त आ गया है जी। और वो आए और गनमैन भी आ गए, लेकिन मजाल है किसी ने वसीम कादर को ओए तक कहा। अच्छा, गनमैन भी आ गए, वहाँ पे कुछ सीन क्रिएट होने लगा। क्रिएट हो गया, लेकिन लोग जो है अब इनके चेहरे से नकाब ठीक हो उतर गया, गई है। ठीक हो गया। ये इनका हाल है कारकुनों के साथ, लीडरों के साथ, चौधरी जो साहब, आफरीन है। अब इनकी हालत तो ये हो गई है। और अब कल जा रहे हैं वहाँ इस्लामाबाद, और इनके पास ये नहीं, अब ये नौबत आ गई है कि अपने जानसार जो लीडर है और वर्कर जाहिर है वो उनको मारना शुरू हो गया है, उनको बकना शुरू हो गया है। तब तो लोग हैरान हैं कि ये कौन सा प्रेशर लेकिन है चौधरी साहब अब इनके ऊपर आ गया है, इनके करतूतों का, इनका बड़ा वक्त आ गया। लूटमार का। लेकिन नहीं चौधरी वो साहब, इनको अब जाने नहीं दे रहा। मैं- तो हमजा शहबाज ने आज पानी की बोतल मारी है वसीम कादर को, जो और उन्होंने जवाबी बोतल उन्होंने मारी। जवाब भी मार अच्छा, दिया। चौधरी साहब, ये है जो बात वाकया ये है मैं कि बयान करता हूं। ये जो सवाल, ये जो यहाँ जो बोतलें, यानी फिगरेटिवली कह रहा हूँ, ये जो इधर असेंबली में पिंग पोंग चल रहा है, ये इधर से प्यारी प्यारी बातें करते हैं, बड़ी लच्छेदार। मैं बड़ा फ़ैन हूँ अपने वज़ीर ख़ारजा साहब का, बड़ी मोहब्बत की बात करते हैं आके, और उधर से जो है, और अब बड़ी मोहब्बतें एक्सचेंज हो रही हैं। और जनाब स्पीकर साहब असेंबली ने भी कहा है कि मैं बिल्कुल लेट डाउन नहीं करूँगा इस अवान को, और मेरे ख्याल में आजकल में प्रोडक्शन आर्डर उनका भी जारी हो जाएगा। मगर सवाल ये है, ये असेंबली हमने किस लिए बनाई थी? ये हुकूमत हमने इसलिए बनाई है, ये हमारे लाखों अरबों रुपए से जो हमने इलेक्शन करवाए हैं, वो इसलिए करवाए हैं कि हमें ये बहस हो कि आपके पैसे हराम के हैं, नहीं आपके हलाल के हैं, मेरे हलाल के हैं। ये पैसे आपके निजी असासों के तहफ़्फ़ुज़गाह बन गई है आज हमारी असेंबली, जो एक मुक़द्दस ऐवान है जिसमें हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होना था। वहाँ आपकी मुबैना चोरी चकारी, जो आप एक दूसरे के बारे में कहते हैं और सदके दिल से एक दूसरे को चोर समझते हैं, इसके लिए इसके लिए हम इतने पैसे जो है वो खर्च कर रहे हैं। चौधरी साहब, ये जो ये लोग, आज लोगों ने मुझे, कितने लोगों ने मैसेज भेजा और मुझे लोगों ने ये कहा कि जनाब आप ये बताएं कि ये असेंबली का अब यही काम रह गया है कि जो है प्रोडक्शन आर्डर जो है वो आए और वो निकले। चौधरी साहब, ये असेंबली को का लेवल क्या हो गया? और ऊपर से कहते हैं जी ब्लैकमेलिंग करते हैं, और ब्लैकमेलिंग करते हैं, काम चलने नहीं देते। फैजुल हसन चौहान साहब ने क्या फरमाया, उनका भी सुनाओ जी।
देखिए, नैब जो है वो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, अपने प्रोसीजर्स के मुताबिक, अपने आर्डिनेंस के मुताबिक काम कर रही है। उस कानून, उस आर्डिनेंस के मुताबिक जिस वक्त चाहे नैब जिसके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ है या रेफरेंस अभी दायर नहीं भी हुआ, जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसको गिरफ्तार करना जरूरी है तो वो गिरफ्तार कर सकते हैं। हमजा शहबाज साहब को भी पता है, देर आए दुरुस्त आए कि मजदार किसी न किसी टाइम उन्होंने पकड़े जाना है और कुड़की में आ जाना है उन्होंने कानून की। इसी वजह से वो चोर दरवाजे से भाग रहे थे पतली गली से, लेकिन जब भी नैब बेहतर समझेगा उन्हें गिरफ्तार करना। जी अब अच्छा, नैब चले, नैब तो कुछ थोड़ा बहुत काम हमें नजर आता है अगर किसी लेवल पे हो रहा है। और ये नैब के लोग जो मैंने कल विजिट करके देखा, नैब के साथ इनका क्या ताल्लुक है? अपनी वो इनके जो अपने बंदे अंदर होने वाले हैं। नहीं, किनके? ये पीटीआई के। और देख चले जी, वो जो भी जिसके भी अच्छा, दूसरा ये है कि अगर हमजा शहबाज या वसीम कादर या जो वहाँ और लोग मौजूद थे, कोई गनमैन या उनके और पार्टी वर्कर या लीडर, कोई अपना मौकफ देना चाहे इस वाक़े हमारा प्लेटफॉर्म सबके लिए हाजिर है। लेकिन चौधरी साहब, मैं अब जरा, लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या कि आप अपने जानसार साथियों पर यानी हमले कर दें। चौधरी साहब, ये भी तो देखे ना, सारे क्या ये खुशामद नहीं करते थे और क्या करते थे? इनके बूट पालिशिए जो हैं वो कहाँ और किन किन मंजिलों पर नहीं पहुंचे। लेकिन ये नहीं आपने जवाब बन गए हैं कहाँ से? वो फवाद हसन कह रहे हैं, फवाद चौधरी कि जी हमें ब्लैकमेल करते हैं, तो ये तो आप ब्लैकमेल हो रहे हैं, फिर छोड़ें, फिर आप क्यों यहाँ पर तो इस्तीफा दें, फिर घर जाएंगे। किस मर्ज की दुआ है? रहने दें, इनको ही रहने दें, फिर कोई ऐसे ही आना है और छोड़ें। अच्छा, अब मैं आता हूँ अगले। देखें, ये है कि इमरान खान के हवाले से कोई स्कैंडल आपने इमरान खान साहब की आज इकोनॉमिक मॉडल पे हमने बात करनी है, ये बड़ी ज़रूरी है। लेकिन मैं अभी आता हूँ, ये जो राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से अब केस जो है सामने आ रहा है और ये ज़राए ने ये बताया है कि वहाँ पे कोई सड़क बनी है, उसके अलावा कोई अंडरपास बना है, उसके रूट चेंज किए गए हैं। ये सारे मुझे ये बताएं, सिवाय इसके यहाँ पे यार वो साग डाल का कुछ जिक्र कर लिया, उसको क्या हुआ है? वो आपका दोस्त है, क्योंकि आपके मैसेज जो है उसको आपको मेरा कोई मैसेज नहीं आता, आता। पता नहीं क्या वो उन्होंने कहानियां सुना रहे हैं, उनका भी देख लो। सुनाए क्या है मैसेज उनका? इसाक डार साहब, उस मुल्क की क्या ग्रेस होगी जिस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जो है उसने अकामा रखा हो, जिस मुल्क के वजीर खारजा ने अकामा रखा हो। और वो अकामा इसलिए रखा जाता है जो आलमी तौर पर मैंने कोट किए हैं यहाँ पे साइट्स, जो इंटरनेशनल क्राइम डाइजेस्ट है, इसलिए रखा जाता है कि आपके जो अकाउंट्स बाहर वाले हैं वो छुपे रहें। उस कौम की क्या इज्जत हो सकती है? कौम की तो इज्जत है, मगर उसको रिप्रेजेंट करने वालों की क्या इज्जत हो सकती है जो मनी लॉन्ड्रिंग की तहफ़्फ़ुज़ कानून बनवा दें, जो आप बनवा के गए थे? उस मुल्क के जो हुक्मरान तबके की क्या इज्जत हो सकती है जो कि SRO जारी करके 5-5, 600 अरब रुपया अपने हुक्मरान खानदानों में बांटे, जो आप बांटते रहे हैं और वो आप नहीं कर सकते थे क्योंकि मिनिस्ट्री के तहत ये हो नहीं सकता था। असेंबली कर सकती थी टैक्स एग्जेम्पशन देना। उनकी क्या हो सकती है? उनकी क्या इज्जत हो सकती है आप क्या? जो मनी लॉन्ड्रिंग के कानून को डिले करवाएं स्विट्जरलैंड में, ताकि लोग पैसे लेके दाएं बाएं गायब हो जाएं। क्या इज्जत है? मेरी कहीं पैसे नहीं है। ये जो दुबई में टावर है वो मेरे हैं। अली डार किसी और का बेटा है, आपका बेटा है। यही होता है, इन्हीं की बेनामियां औलादों के नाम पे रखे जाते हैं। इनके कहने पर इनके गुंडों जाके जिस तरह उन्होंने मारिटाउन में कत्लो गारत किया है, इनका कोई इंसानियत नहीं। ये क्या इज्जत है? ये हमारे पर गोलियां मारने वालों की क्या इनका तरीका है? अपने अवाम पर किस तरह जस्टिफाई कर सकते वालों की कोई इज्जत होती है? है? क्या इज्जत होती है? क्या इज्जत रखी है आपने हमें? 92 अरब कर्जा हमारे ऊपर डाल के बैगिंग बाउल हमारे हाथ में दे के निकल गए नीवी गली। काजी साहब, हमारी इज्जत है? ये पहला वाकया है कि वजीर खजाना मुल्क का जो है फरार करके उसको वजीर आजम उस वक्त का जो है गाड़ी में अपनी में एयरपोर्ट पर लेके जाए और उसको एक खुफिया तरीके से फरार कराया जाए और कई दिन वो वहां भी मफलूर वजीर खजाना। इनके जरा मजीद भी फरमुदात हैं, वो सुना ले जरा इनका, जरा आज थोड़ी सी तख्ती करते हैं इनकी। क्या है? अरे कौन सी तरक्की, खुदा का खौफ करो। और मुझे बताओ 30 सालों से इस हुकूमत इस मुल्क पर सवारी कर रहे हो, तरक्की हुई है? तरक्की हुई है तुम्हारी निजी बिजनेस एम्पायर्स में, तरक्की हुई है आपके बच्चों के बिजनेस, कितने टावर हैं आपके दुबई में, आपका ये हुई है। ये आप क्यों चलवा रहे हैं यहाँ? इसलिए कि लोगों को पता चले, क्या चले, औकात का पता चले, ये मफरूर है, क्या इज्जत है। इन्होंने बेड़ागर किया मुल्क का, अरबों डॉलर लूट के ले गए हैं। इनको तो गले में रस्सा डाल के सड़कों पर घसीटना चाहिए। जो यहाँ पे इनके साथियों के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं, जो ब्लैकमेल हो रहे हैं, वो इनको रस्सा डाल के लेके आएंगे। चौधरी साहब, कुछ नहीं होना, रहने दें, होगा, देखेंगे। आपने खुद देखा कि वजीर आजम था
और आगे लम्हे बस अब यही हो रहा है ना कि बीच में से कोई पतली गली निकले और ये ना निकले। जी, पतली ये गली जोर लगा रहे हैं। उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में लगवा लिया उनको कि जी असेंबली चलने नहीं देते, बात खत्म होगी। नहीं तो आप मारवी मेमन का भी कोई जिक्र नहीं करते अब। हम क्या बेचारी नहीं, उसका मतलब जो उसके साथ ज्यादती की है असल में उसी का मैं आपको मैं एक बात बता दूं, वैसे तो ये निजी मामला है, मैं इस पर कभी कमेंट नहीं करता। हमारे यहाँ अपर मिडिल क्लास की औरतों को भी ये बड़े बड़े ओहदेदार और अरबपति चाहिए होते हैं। वो कोई इंसान का बच्चा और नजर नहीं आता हमें ना, कोई कहीं भी जहाँ पे इसहाक डार जैसे नहीं, उनका मसला यार हमें मैं यही कह रहा हूँ, उनका मसला है। मगर सवाल क्या है कि ये इक़्तिदार और दौलत के पीछे जब आप जाते हैं आपको ठोकर लगती है। चौई साहब वो तो कहना मेरे तो बड़ा कंगाल नहीं दुनिया से। कौन? वो कहते हैं मेरी कहीं कोई इनके टावर जरा वो दिखाओ यार, कौन सी क्या है इसका नाम, इनकी जो दुबई में है वो इनकी कंपनी है, क्या है कि तो महंगी कारों का इनका वो है जो ये बुर्ज अरब। अच्छा, और बुर्ज खलीफा या किधर फ्लैट है, और सिर्फ 15 लाख दिरहम से, हमने 15 लाख दिरहम से शुरू किया था, अब अरब रुपए। छोड़ो यार, अपने खजाने में 1 टका नहीं छोड़ा, अपने बच्चों का 15,000 पाउंड की उन्होंने, आपके फरजंद अर्जुमंद ने, मेरे दोस्त रऊफ क्लासरा ने मेरे साथ मेरे मॉर्निंग शो में स्टोरी की थी कि उन्होंने 15,000 पाउंड की एक पेंटिंग खरीदी। ब्रेक के बाद हमने करना है फरजंद क्या, और असेंबली में क्या होना है, और कौन कौन अंदर जाने वाला है, राणा सलाउल्लाह का क्या मुस्तकबिल है, और बाकियों का क्या, और मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लोंडे से दवाई लेते रहे, दवा लेते रहे हैं। वज़ीर आज़म कहता है 50 अरब, वो भाई 50 अरब तो वो है जो इश्तिहारों की मद में दिया गया, और जो नकद 50 अरब दिया गया उसका किसने हिसाब लेना है, ये भी हम डिस्कस करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक काजी साहब। ये अब हो रहा है साहब, मैं आज सियासी अभी उन पर बोल दूं कि आप बोतलें फेंकते हैं, वो आप पर फेंक रहे हैं। अच्छा, ये आपकी अच्छा साहब, अब आते हैं इमरान खान साहब ने आज जो की है एक फंक्शन में तकरीर की और अपने इकोनॉमिक, और लाहौर में क्या हो रहा है इकोनॉमिक मॉडल कोई खबर भी सुन लिया करे। हाँ जी, क्या आपके तबकाती जंग से बाहर आ जाए कभी। कैसे बाहर आएंगे जब तबका जलील हो रहा है। अच्छा, एक नवाज नामी साहब है, एक मुस्लिम लीग ने के नवाज, पूरा नाम मैं कसदन नहीं ले रहा, उनको वादा किया गया कि 168 में आपको सीट दिएंगे, टिकट देंगे सूबाई। उनसे कहा भी आप पैसा दें पार्टी फंड में, उनसे 2 करोड़ रुपया रखवा लिया। कितना? 2 करोड़ रुपया रखवा लिया। उन्होंने कहा जी आप मुझे दें टिकट, मैंने तो इतना फंड दे दिया। उन्होंने कहा भाईजान ये थोड़े हैं, और दें। 1 करोड़ और ले लिया, 3 करोड़ ले लिया और टिकट पे नहीं दी, और आप बोतलें मार रहे हैं साथियों को। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अगर कोई इस पर भी आना चाहे, कोई मौक़िफ़ देना चाहे तो हम आ जाए। मेरी बात सुने। पहली बात तो ये कि अगर हम इफ़ यू गो बाय योर स्टोरी, और इससे पहले भी हम सुनते रहते हैं कि करोड़ों रुपए दे के लोग टिकट लेते हैं, ये कौन सा कारोबार है? ये 3 करोड़ रुपए की क्या इन्वेस्टमेंट है? ये क्यों टिकट लेते हैं लोग? ये असेंबली में पहुंच के क्या करना होता है? कहाँ से माल वापस आता है? ये क्यों पैसे लगाते हैं करोड़ों रुपए सेनेट का टिकट, सेनेट की सीट जीतने के लिए? क्या बिजनेस प्रपोजिशन बना दिया आपने? जिस बंदे ने 3 करोड़ रुपए दिए उसने क्या कुछ 6 करोड़ की उम्मीद में दिए थे या 9 करोड़ की उम्मीद में दिए थे? वारदात क्या है? कहानी क्या है? इस नेक पेशे को, पैगंबरों के पेशे को लेन देन का सौदा बना दिया आपने। बहरहाल अब खान साहब की बात सुनाते हैं और आते हैं खान साहब के इकोनॉमिक मॉडल पे। इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है नाज़रीन जो आपसे शेयर करनी है। जी सुनाएं। पाकिस्तान का मसला है, हम सारा जो एनवायरनमेंट है वो सरमायाकारी को रोकता है। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको 1970 से एक जेल में चीज पड़ी हुई है, जब से वो नेशनलाइजेशन हुई थी पाकिस्तान में, कि किसी कोई सरमायाकारी बुरी चीज है, सरमायाकार बुरी चीज। ये हमारे पॉलिटिशियन में भी सोच आ गई, ब्यूरोक्रेसी भी। उसका नतीजा क्या हुआ? आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे सरमायाकारों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी थी, दुबई चले गए, कोई चला गया मलेशिया, कोई बांग्लादेश में कर रहा है। पाकिस्तान में जब सरमायाकारी नहीं होगी तो ये हाल है पाकिस्तान का कि 21 करोड़ के पाकिस्तान में सिर्फ 24 अरब डॉलर हमारी एक्सपोर्ट है। कहां पाकिस्तान था और मलेशिया किधर था? आज मलेशिया की 220 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है और उनकी आबादी सिर्फ 6 करोड़ है।
खालिद साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है और आपने बताया है, और ख़ास तौर पर आप भुट्टो की नेशनलाइजेशन के हवाले से बात करते हैं। पहले मैं एक बात करेक्शन कर दूँ, वो नेशनलाइजेशन नहीं थी, ब्यूरोक्रेटाइजेशन थी। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है मज़दूरों के जमहूरी कंट्रोल में इदारों को देना, पहली बात तो ये। इसके बावजूद जो प्राइवेटाइजेशन है वो बिल्कुल अल्टीमेट फेलियर था और आज भी फेलियर है, और उसके फेलियर की वजह से यूरोपियन यूनियन टूट रहा है। दूसरी बात। तीसरी बात, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मैं ये कह रहा हूँ ईज ऑफ आसान, आप कहते हैं कि बिजनेस की यहाँ जितनी 100 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट पे कौन सा मुल्क है जो 350 मिलियन की जो है वो आपको प्रॉफिट देता है? ये जो खाकान अब्बासी साहब ने टर्मिनल लगवाया था, एंग्रो को दिया था, मुझे बताएं। और कौन सी ये जो एमसी बैंक बिका, जरा करवाएं उसका कोई फोरेंसिक ऑडिट। और कोई मुल्क है जो सरमायादारों को इतनी मोहब्बत करे? निकालें पीटीसीएल की प्राइवेटाइजेशन निकालें, दें वहां पे ऑडिटर बिठाएं। और इनको क्या नहीं मिला? कितना आसान इनकी जेब में सारी ब्यूरोक्रेसी इन सरमायादारों की। एक वहां मलिक रियाज साहब खड़े होते हैं, इस मुल्क के टॉप वकील उनके सामने उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे होते हैं। ये तो अब हुआ, इससे पहले वो कहते थे हम फाइलों के नीचे पहिए लगा देते हैं। ये जितनी मौज सरमायादारों ने यहाँ की है और इस मुल्क को एक माशी खंडर में तब्दील करके रख दिया। और अगर आप ये समझते हैं कि इनके जरिए, इन सरमायादारों के जरिए गरीब के जेब में पैसा जाएगा, यू आर सैडली मिस्टेकन। मैं इन्होंने यहां से पैसा कमा के 3000 अरब की प्रॉपर्टी दुबई में खरीदी है। ये माल यहां से कमाते हैं, पैसे बाहर रखते हैं। और इनको क्या करें? अपना खून दे दें, अपने गुर्दे बेच के पैसे देने शुरू कर दें। इनको क्या करें? इनको, इन लुटेरों को। और आप ये समझते हैं कि इनके जरिए हमारी फलाह होगी, तो फिर हमारी फलाह होगी। ये मेरी भाई 35 बिलियन डॉलर, 3500 अरब यानी 3700 अरब ये यहां से इकट्ठा करके बाहर ले गए। अब चीफ जस्टिस चीखे मार मार के कह रहे हैं कि भाई पैसा वापस दे दो, हमारा कोई झगड़ा अच्छा। अब दूसरा इन्होंने ये कहा, एक तो पहले इन्होंने ये कहा कि जनाब ये लोग हमारा हल करेंगे, जो लोग हमारा मसला है। और अब ब्यूरोक्रेसी, चीफ जस्टिस प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के बारे में सुनाएं जरा। 1935 में कमिश्नर या ब्रिगेडियर एक महीने की सैलरी में 70 तोला सोना खरीद सकता था। मेरे वाले 1950 में जब गवर्नमेंट सर्विस में आए तो एक महीने की सैलरी में गाड़ी खरीद सकते थे। अब हालात ऐसे हैं कि जो महंगाई, इन्फ्लेशन वगैरह की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उनकी सैलरीज कम हो गई। हमें ये समझना चाहिए कि उनकी पास जो तनख्वाहें मिलती हैं उस पर उनका गुजारा नहीं होता। लेकिन मैं आज उनको भी ये कहना चाहता हूं, अगर हमने अपनी गवर्नेंस ठीक कर ली, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो मैंने ये 3.5 महीने में देखा है, जितनी दुनिया पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहती है, पाकिस्तानी जितने इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहां इतना पैसा आएगा, हम सही तनख्वाहें सबको दे सकेंगे। किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा पैसा बनाने की या रिश्वत लेने की। इस ब्यूरोक्रेसी के हवाले से आपकी खिदमत में अर्ज ये है कि इनके जो पर्क्स हैं, जो 21-22 ग्रेड में रिटायर होते हैं, इनके दफनाने तक पाकिस्तान की रियासत जिम्मेदार है। ये अगर इनके पर्क्स आप देखें, ये ग्रेड 21-17 से ऊपर से निकालें, जितना माल ब्यूरोक्रेसी के पास है वो किसके पास है? एक बात, इसका मतलब ये है कि ये सरमायादार जिन्होंने इस मुल्क को लूटा और खुद आप कहते हैं लूटा, और एक ब्यूरोक्रेसी इन क्राइम्स विद देम, ये जो कंपनियां बना के बैठे हुए थे, ये हमारा मसला हल करेंगे। हमारा ख्याल था आप इनको बाईपास करेंगे, डायरेक्ट अवाम का काम करेंगे, रियासती इदारों को मुतहर्रिक करेंगे और गरीब आदमी का आंसू पहुंचेंगे और उसको देंगे। अगर इनके जरिए मिलना है तो फिर हमें मिल चुका। जी यार, ये मुझे बताएं जी चौधरी साहब, वो फवाद हसन फवाद और आहद चीमा और इस कमाश और कबील के जो लोग हैं जिन्होंने डाके मारे हैं पूरी कौम के खजाने पर, और अभी तो बहुत कम सामने आया है। नहीं, जो काम पहले शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे, ये गरीब है, 15-20 लाख, ये गरीब है, और 15-20 ये गरीब मिनिमम वेज। अच्छा, ये भी बता दूं कि जो याया खान के दौर में, मैं कल आपको मजीद इसकी मजीद कंफर्मेशन कर दूंगा कि तकरीबन आज के हिसाब से मिनिमम वेज को 18-19 हज़ार रुपया बनती थी, और उस वक्त सोना कितने था। आज मिनिमम वेज आपने 12,000 रखी हुई है, और वो भी नहीं मिलती। 5-6 हज़ार रुपये पे मजदूर जलील होता है इस मुल्क में, यहाँ पे। और डोमेस्टिक वर्कर को तो छोड़ दें, उनका नाम ही ना लें। तो चौधरी साहब, रियासत को मुतहर्रिक करके इन नजराए पैदावार पर काबिज लोगों को, इनको सीधा करके आपने इन लोगों की अश्कशोई करनी है। अगर इन्हीं क्या शेर पड़ा था, क्या सादा है मीर
बीमार हुए, जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। अब इनसे हमें दवा लेनी पड़ेगी जिन्होंने 16 बिलियन की एक साल में दुबई में प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, माल बनाया है जिन्होंने। अब ये हमारा अगर इन्होंने हमारी वेलफेयर इनसे करवानी है तो हमारे हाथ जुड़े हुए। नहीं, लफ्ज़ ही गलत है, नौकरशाही लाओ। ओ भाई, अवाम के गुलाम और खादम बनना था आपने, आप यानी शाही बन गए। 8 कनाल के घर हैं, 8 कई जगह और इलाज फ्री हैं, नहीं गाड़ियां हैं, पेट्रोल फ्री है। इनके सबके बच्चे मुल्क से बाहर पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं, यहाँ से रिटायर होते हैं, कई मुल्कों में इन्होंने। तो साहब मैं आपको बताऊं, मुझे तकलीफ इस बात की है, इस सारे डिस्कोर्स में क्या किसी ने बात की कि ये जो इवन तेज़ी से बेरोज़गार हो रहे हैं, मैं इधर फैसलाबाद में वर्कर, इनका किसी ने नाम लिया? क्या करेंगे, हम आपको कार्ड दे देंगे, आप बीमार हो जाएं क्योंकि आप जितना गंदा खाना और जितने गंदे एनवायरनमेंट में रहते हैं, आपने बीमार तो होना ही है गुर्बत में, तो ये कार्ड ले लें। अब कार्डों की हकीकत भी हम बाद में देखेंगे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आपके पास फैसिलिटी नहीं है। आपको पता है, अगर आपके पास अस्पताल ही नहीं है, यहाँ पे तो 80,000 नौकरशाही एक ऐसी साजिश का हिस्सा बन चुकी है कि वो ग्रो स्लो उन्होंने पॉलिसी इनको नाकाम बनाने के लिए जो ये लोगों के हक में इकदाम करना चाहते हैं। कल एक हमने मंडे को इंशाल्लाह तफसील देंगे कि जो यानी एक मामूली मैं बात करने लगा हूँ, और इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है कि वो मुझे बताएं कि जो गाजर सब्ज़ी मंडी में 6 रुपए में बेची जा रही है, जहाँ से ये तो आगे 40 रुपए में लोगों को दी जा रही है। नो रेगुलेटरी रिजीम, और होती भी नहीं है। मार्केट इकानमी में कोई रेगुलेटरी रिजीम नहीं होती, फिर माल बनाने वाले होते हैं चौधरी साहब। और यही हमने बात करनी थी, और यही हमने ये अच्छा, ब्रेक के बाद हमने कराची की जो गैस का बहरान है और प्राइवेट स्कूलों की भी बात करनी थी, और प्राइवेट स्कूलों के ऊपर जो चीफ जस्टिस और उनके जजेस ने नोटिस लिया है, आफरीन है। लेकिन अब क्या सूरत हाल है और अब क्या होगा आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी काजी साहब। चौधरी साहब, कराची में इस वक्त गैस का बुरान अभी तक जारी है और लोग तंग हैं। इस वक्त जो हालत वहाँ हो रही है, जो है ये जो गैस बसों में इस्तेमाल होती है उसमें वो नहीं चल पा रही। उसके बाद रक्षों में कल जो हम हालत देख रहे थे, कराची को इन्होंने चलने देना कि नहीं? लोगों ने अगर कराची में पहिया जाम, कराची के नहीं सुने, कितने दिन हो गए बहरान को पैदा हुए, कोई हल हुआ उसका? अभी कह रहे अगले 4 दिन भी नहीं होना। कराची के लोग जो जिनके आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं, जिसमें कोई शुबा ही नहीं है, उनको ये चाहते हैं सिसक के मर जाए। क्या चाहते हैं? वो सिसक रहे हैं। मुझे ये बताएं, उनके अस्पताल में जाके देखें कि उनके कॉरिडोर रिपोर्टर को कहा है कोई खबर दे क्या हो रहा है। उनके जो पब्लिक सर्विसेज हैं इस वक्त, जो इसकी जो रेटिंग आई है कुछ अर्सा पहले कि जो दुनिया के चंद अनलिवेबल नाकाबिले रिहाइश शहरों में तब्दील करके रख दिया इस खूबसूरत तरीन शहर को, जहाँ पे दुनिया भर से जो सयाह लोगों का हाल देखे किस तरह वो यानी जानवरों की तरह, मेरा मतलब सफर हो रहा है जी। ये हमने कराची का ये पहले होता था जब ईद शबरात पर जब छुट्टियां होती थी तो ट्रेनों के ऊपर लोग बैठ के जाते थे। ये अब और साथ आ जाते हैं, बड़ी शुस्ता सी गुफ्तगू करते हैं। मैं बड़ा फ़ैन हूँ उनका, मुर्तज़ा वाब साहब का। मुझे ऐसे लगता है कि वो कराची के बारे में बात नहीं कर रहे, कैलिफोर्निया के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। सुनाएं ज़रा जी, क्या अच्छी बातें हो रही हैं वहाँ। मगर कराची में जो अरब रुपया आया, जो सिंध में आया, वो किधर गया? मुझे यार लूट के तो ये कहा बताएं, वो कितना था लड़काने का? वो कितने अरब का था जी? वो सिंध का बेड़ा कर किसने किया? 90 अरब कितने का? 1.5 लाख एकड़ किसने दिया? 35 अरब डॉलर लूट के कौन ले गया? कराची की क्या बात। और कराची में एक देला नहीं लगाया, वो खल रहा था। देखे कराची कूड़ा। कराची, मैंने जो कल लफ्ज़ दोबारा इस्तेमाल करता हूँ, कसाईयों कॉनमैन फराडियों के हाथ में चढ़ा रहा यहाँ पे। और उसके बाद कराची को जो है जिस तरीके से ताराज किया इसके अपने लोगों ने, यहाँ के कब्जे, पार्कों पर कब्जे, यहाँ पे कोई काम नहीं था सियासत का यहाँ पे, और इन कब्जों में लड़ाइयाँ। और उसके बाद यहाँ पे इसको एक दफ़ा जनरल नसीरुल्लाह बाबर ने इसको साफ करने की कोशिश की, बेचारे उन्होंने बड़ी हिम्मत से काम लिया और ये नहीं कर सके। इनका जो नजायज माफिया स्टाइल सिंध में गवर्नमेंट है ना, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। वहाँ अमन नाम की शय और अवाम के लिए कोई बेहतरी
फलाह का काम कुछ नहीं। हालत ये कर दी है इनको कि अब लोगों को लगता है कि अल्ताफ हुसैन मसाया है हमारा ही, वो डॉन जो था, वो जो वहां से किलिंग ऑर्डर करता था, रहने दिया करे, उसको दोबारा से वापस लेके आए। और भाई जो मुल्क दुश्मन है, मुल्क के गद्दार है, उनके बात कर रहे हैं, फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं जी, उनको आवाज दे रहे हैं। फारूक क्या मतलब है? वली अल्लाह ऑनलाइन है, वली अल्लाह यही है, हमारे पास कहां से लेके आए? यही हमारे लीडर है चौधरी साहब। और क्या करें इनको? इधर असेंबली में देखें तो प्रोडक्शन। अच्छा बस अब टाइम थोड़ा बस स्कूलों का भी जिक्र कर ले। आज जो नहीं टाइम है चौधरी साहब, खासा टाइम है। आज जो सुप्रीम कोर्ट, मैंने कल भी बात की थी कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनके बारे में हमारे जो बड़े लॉ अबाइडिंग बड़े प्यारे प्यारे कॉरपोरेट लायर्स हैं, वो सारे गुफ्तगू करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं। ये चीफ साहब को जो है ये जेब नहीं देता, देखें जी ये है वो है वो ये जो क्या है वो जुडिशल एक्टिविज्म है, ये है वो है, मगर उन्हें कभी ये करप्ट पॉलिटिकल एलीट सामने नजर नहीं आई। आज चीफ जस्टिस साहब से कोई एग्री करे ना करे, मगर उनकी वजह से हमें ये पता चला है कि ये वारदाती और फराडी हमारे साथ करते क्या रहे हैं। आज जरा प्राइवेट स्कूलों की स्टोरी किसने खोलनी थी? ये आज पता चला है कि उनके डायरेक्टर्स की 85 लाख रुपए तनख्वाह है। ओ माय गॉड, 85 लाख रुपए तनख्वाह ये अपना स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में। और उन्होंने बताया कि जो 5 डायरेक्टर्स हैं, मैं सुन रहा था आज एक रिपोर्टर सुन रहा था जो एक रिपोर्टर की 12 मिलियन उनकी तनख्वाह है, 150 गुना फीसों में इजाफा किया गया। फिर उसके बाद चीफ साहब ने कहा कि जी इनके 20% इसमें कमी करें। अब सवाल ये है इमरान खान साहब, ये है प्राइवेट सेक्टर, ये है प्राइवेट सेक्टर जिसको आप लेके आए हैं। और ये मेरा भट्टी मेरा दोस्त ठीक कहता है, मनशियात से ज्यादा मुनाफे हैं इसमें मनशियात और जुर्म और क्राइम से ज्यादा ये जो अंडरग्राउंड असले का कारोबार, उससे ज्यादा पैसे हैं इसमें। और उसमें गरीब आदमी कैसे अपने बच्चे को पढ़ाएगा? ये स्टंटेड ग्रोथ वाले बच्चे। आज मुशर्रफ जैदी मेरा दोस्त कह रहा था अब किसी और प्रोग्राम में कि ये काम प्राइवेट सेक्टर का नहीं है, सरकार का काम है, आपने करना है। सुनाएं जी उसने क्या कहा है, जरा मैं उसकी बात सुना के बात को आगे बढ़ाता हूं। जी सुनाएं। हाँ साहब, बिल्कुल एग्जैक्टली मेरा यही आर्गुमेंट था कि मेरी गरीबी जो है वो सरमायादार दूर नहीं करेगा, आपने करनी है, आप सियासी लोगों ने करनी है, इस मुल्क के लीडरों ने करनी है। और ये देखना है कि इनके इन शेरों के मुंह से नवाले छीन के लोगों के हक वापस करने हैं। इनके पास ताकत नहीं है, इनके पास, इन्होंने इस मुल्क के अवाम की हड्डियां से गोश्त नोच लिया है। ये बात वो कर रहा है। ये प्राइवेट सेक्टर का काम नहीं है, ये आपका काम है। और ये आइन भी यही कहता है। जी जज साहब। नहीं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान हाकिम निसार ने ये कहा है, फरमाया उन्होंने कि जानबूझकर सरकारी और पब्लिक के स्कूलों का बेड़ा गर्क किया गया, उनका स्टैंडर्ड